Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and July to all my dear students। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब सेफ एंड साउंड होंगे। स्टूडेंट्स, दिस इज़ सजाद हुसैन, एक बार फिर से आपकी खिदमत में यहाँ पे हाज़िर हुआ हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के हिस्ट्री, जिसमें हम चैप्टर नंबर 7 प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, इस चैप्टर का हम प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड का जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चंस है, जहाँ से फाइनल एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं, जेके बोस और सीबीएसई के एग्ज़ाम में। तो आज हम इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं, जो टेक्सचुअल, जो टेक्स्ट बुक पे जो क्वेश्चन हैं, सोशल स्टडीज़ में ज़्यादा टेक्सचुअल क्वेश्चंस आते हैं फाइनल एग्ज़ाम में, तो इसी को हम आज हम समझाएंगे, इसी को हम ट्रांसलेशन करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे कि प्रिंट कल्चर जो चैप्टर हमने पढ़ा और मॉडर्न वर्ल्ड, जो प्रिंट कल्चर, प्रिंट सिस्टम कहाँ से आया। तो मैंने आपको ये चीज़ें बताया कि चाइना से आया प्रिंट सिस्टम, ठीक है, फिर कोरिया, जापान। तो उससे पहले कोई भी टाइप का प्रिंट सिस्टम नहीं था, सारे लोग हाथ से लिखते थे। प्रिंटिंग सिस्टम, जो छाप लगाने का जो सिस्टम था मशीन के ज़रिए, वो चीज़ें नहीं था। तो आज हम इसका टेक्सचुअल क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे पूछता है कि ए पार्ट, बी, सी एंड डी, 4 पार्ट हैं। सबसे पहले हम ए पार्ट को देखेंगे। गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग, इन चीज़ों का आपको रीजंस देना है। ए पार्ट क्या पूछता है? वुड ब्लॉक प्रिंट ओनली केम टू यूरोप आफ्टर 1295। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पूछता है कि वुड ब्लॉक प्रिंट जो है यूरोप में 1295 के बाद क्यों आया। ठीक है, सिंपल सी बात है। वुड ब्लॉक प्रिंट, ये एक वुड ब्लॉक जो है एक प्रिंटिंग का स्टाइल हुआ, जिस तरीके से आज की डेट पे हम जो लिखता है इस टाइप का राइटिंग, वो ये राइटिंग बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इस तरीके से उस टाइम पे क्या था, जो वुड ब्लॉक प्रिंट था। वुड ब्लॉक मीन्स ये एक लिखने का एक स्टाइल है, इट इज़ जस्ट लाइक ए टाइप ऑफ कैलीग्राफी, तो लिखने का एक टाइप है। वुड ब्लॉक प्रिंट जो है वो यूरोप में 1295 से पहले क्यों नहीं आया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, उससे पहले सिर्फ चाइना में था, यूरोप में वो चीज़ें नहीं था। तो 1295 से पहले वुड ब्लॉक प्रिंट यूरोप में क्यों नहीं आया। यूरोप वालों को 1295 से पहले वुड ब्लॉक प्रिंट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं था, तो 1295 के बाद ही क्यों आया, उससे पहले क्यों नहीं आया, इसको रीजंस देने हैं। तो सिंपल सी बात है, आंसर नंबर 1, वुड ब्लॉक प्रिंट वॉज इन्वेंटेड अराउंड 6th century इन चाइना। It came to Europe along with Marco Polo in 1295. Marco Polo returned to Italy after many years of exploration in China, and he brought the knowledge of wood block print with him on his return. क्वेश्चन पूछता है कि वुड ब्लॉक प्रिंट जो एक लिखने का, जो प्रिंटिंग सिस्टम का एक स्टाइल था, वो 1295 से पहले क्यों नहीं आया, 1295 के बाद ही क्यों आया। तो यहाँ पे आंसर में कहता है कि सबसे पहली बात यह है कि आंसर कहता है कि वुड ब्लॉक प्रिंट जो है वो इन्वेंट हुआ था 6th century में। कहाँ पे पहले ये शुरू कहाँ पे हुआ था, ईजाद कहाँ पे किया था वुड ब्लॉक प्रिंट को? चाइना में ईजाद किया था। ठीक है, तो फिर इसके बाद धीरे धीरे यूरोप में ये सिस्टम गया। पहले ये वुड ब्लॉक प्रिंट सिस्टम कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, कहाँ पे इन्वेंट किया था? चाइना में। तो बाद में ये यूरोप में पहुंचा। तो यूरोप में ये किसके साथ पहुंचा? मार्को पोलो, जो एक मतलब जिसको हम ट्रैवलर कहते हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह, एक देश से दूसरे जगह, दूसरे देश जो घूमने के लिए जाता है, एक इंसान था उस टाइम पे जिसका नाम मार्को पोलो था। असल में मार्को पोलो जो है वो इटली का रहने वाला था। तो वो इटली जो है यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ता है, इटली एक देश है जो यूरोप में पड़ता है। ठीक है, तो इटली का रहने वाला ये ट्रैवलर जो है जिसका नाम मार्को पोलो था, वो पहले चाइना की तरफ गए थे, चाइना में इन्वेंशंस देखने के लिए, चाइना में एक्सप्लोरेशंस देखने के लिए, चाइना में किस टाइप के तरक्कियाँ होते हैं, चाइना में कौन से मशीनें बनते हैं, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मार्को पोलो
खुद कहाँ का था? इटली का था। वो इटली से कहाँ गया? चाइना में गया। तो चाइना में जब वो गया तो चाइना में उसको क्या नज़र आया? वुड ब्लॉक प्रिंट सिस्टम। क्योंकि चाइना में वुड ब्लॉक प्रिंट सिस्टम जो है वो 6th सेंचुरी में इन्वेंट किया था। तब जाके मार्को पोलो ने उस सिस्टम को चाइना से कॉपी करके, नकल करके, उठा के, वो आइडिया उठा के वो वापस आया फिर से अपने देश इटली में। और इटली में आके सारे इटली वालों को और सारे यूरोप वालों को 1295 में जब वो चाइना से वापस आया तो सारे लोगों को वुड ब्लॉक प्रिंट के बारे में समझाया। ठीक है, तो इसी तरीके से इटली और यूरोप के दूसरे देश में वुड ब्लॉक प्रिंट जो है वो सेपरेट हो गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि वुड ब्लॉक प्रिंट जो है 1295 के बाद जो है यूरोप में क्यों एक्सपोज हो गया, उससे पहले क्यों नहीं हुआ? तो मैंने कहा यहाँ पे कि वुड ब्लॉक प्रिंट जो है सबसे पहले चाइना में इन्वेंट हुआ था। और एक ट्रैवलर था जो इटली का रहने वाला था। इटली यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। तो वो ट्रैवलर जिसका नाम मार्को पोलो था, जब वो इटली से चाइना में घूमने गया तो चाइना में उसको ये वुड ब्लॉक प्रिंट सिस्टम जो है वो देखने को मिला। तो उसने यही आइडिया चाइना से उठा करके, नकल करके अपने देश इटली में और यूरोप में इसको ले जाके सेपरेट किया। तो जिस दिन वो वापस आया, जिस साल वो वापस आया, उस साल का वो साल जो है 1295 था। तो 1295 के बाद ही जो है चाइना में क्या हुआ, सॉरी इटली में और यूरोप में वुड ब्लॉक प्रिंट सेपरेट हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट पूछता है कि मार्टिन लूथर वाज इन फेवर ऑफ प्रिंट एंड स्पोक आउट इन प्रेस ऑफ इट। जो मार्टिन लूथर था वो प्रिंट के फेवर में था। मार्टिन लूथर कौन था ये हम बताएंगे अभी। जो मार्टिन लूथर था वो प्रिंट सिस्टम के फेवर में था। वो फेवर क्यों करता था भाई? मार्टिन लूथर कहता था कि भाई प्रिंट सिस्टम होना चाहिए, तब जाके एक आम इंसान, कॉमन इंसान जो है अपनी आवाज़ को एक करके उठा सकता है। तो मार्टिन लूथर जो है वो प्रिंट सिस्टम के फेवर में था और वो स्पोक आउट इन प्रेज ऑफ इट, और वो प्रिंट सिस्टम की तारीफ़ करते थे। वो कहते थे कि प्रिंट सिस्टम होना चाहिए। अखबार जो है वो, बाकी मीडिया जो है वो, जब हमारे पास न्यूज़पेपर होगा, जब मैगजीन्स होगा, जर्नल्स होगा, तो हम उसमें अपनी शिकायत को लिख सकता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि मार्टिन लूथर जो है वो प्रिंट सिस्टम के फेवर में क्यों था। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे देखना है कि मार्टिन लूथर एक शख्सियत था। तो ये उस टाइम के जो प्रिंट सिस्टम था, जो मतलब छाप लगाने का जो सिस्टम था, क्योंकि प्रिंट सिस्टम से पहले हाथ से लिखते थे। चाइना, कोरिया और जापान ने जो है पहले प्रिंट सिस्टम को शुरू किया। आपने ये वीडियो में देखा होगा, पहले वाली वीडियोस में। तो मार्टिन लूथर प्रिंट सिस्टम के फेवर में क्यों था? क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो प्रिंट सिस्टम के अपोजिट में थे। अब हम देखेंगे कि मार्टिन लूथर जो है प्रिंट के फेवर में क्यों था। Martin Luther was in favor of print and spoke out in praise of it because print media helped popularize and separate his ideas. In 1517, he wrote the 95 Theses criticizing the practices and rituals of Roman Catholic Church. These writings were immediately reproduced in vast number and read widely. His translation of New Testament was also accepted by and read by thousands. This was only possible due to improvements in print technology, which had allowed even the working class to gain access to book. ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि जो मार्टिन लूथर था वो प्रिंट के फेवर में क्यों था? क्योंकि मार्टिन लूथर जो है वो प्रिंट के फेवर में इसलिए था क्योंकि उसकी वजह से, प्रिंट सिस्टम की वजह से, अखबार की वजह से या बाकी मीडिया की वजह से मार्टिन लूथर क्या कर सकता है, वो जो है अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मार्टिन लूथर एक ऐसा इंसान था जो रोमन कैथोलिक चर्च और जो मतलब मजहबी, जो शख्सी राज चलाने वाला जो उस टाइम पे यूरोप में था या दुनिया के किसी भी कोने में था, जो अपना मजहबी, ख़ुद को मजहबी बड़ा समझकर, जो ख़ास तौर पर जो क्रिश्चियंस में था, जो रोमन कैथोलिक चर्च वाले जो है वो दूसरे जो आम कॉमन पीपल्स हैं उनके ऊपर काफ़ी जुल्म करते थे। तो मार्टिन लूथर उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहता था। इसीलिए मार्टिन लूथर जो है
प्रिंट मीडिया के ज़रिए या अखबार के ज़रिए, दूसरे छाप लगाने वाले पेपरों और दूसरे सोर्सेस के ज़रिए वो इन सारे मजहबी जो रोमन कैथोलिक चर्च थे, जो काफ़ी कॉमन पीपल्स पे जुल्म करते थे, उनको काफ़ी दबाते थे, उनकी आवाज़ को सुनते नहीं थे और वो अपना शख्सी राज चलाने की कोशिश करते थे। तो मार्टिन लूथर इसलिए फेवर में था क्योंकि मार्टिन लूथर काफ़ी गरीब लोगों की मदद करना चाहता था। इसलिए मार्टिन लूथर जो है प्रिंट सिस्टम के फेवर में था, क्योंकि वो अपने आइडियाज़ को प्रिंट सिस्टम के ज़रिए शेयर करके, बुक्स बना के, अखबार बना के लोगों में बांटता था, ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये जो रोमन कैथोलिक चर्च वाले हैं, जो मतलब चर्च के जो बड़े मजहबी लोग हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, जो बड़े बड़े उस टाइम के जो शख्सी राज वाले लोग हैं, ये हमारे ऊपर कितना ज़्यादा जुल्म कर रहा है। तो मार्टिन लूथर जो है इन सारे लोगों को ये चीज़ें समझाना चाहता था। इसीलिए मार्टिन लूथर ने क्या किया, इसीलिए मार्टिन लूथर ने प्रिंट सिस्टम को प्रमोट करने की कोशिश किया और प्रिंट सिस्टम को मार्टिन लूथर ने सपोर्ट किया। तो यहाँ पे ये चीज़ें पूछता है कि मार्टिन लूथर जो है वो प्रिंट के फेवर में क्यों था। तो यहाँ पे और एक चीज़ ये है कि 1517 में, मतलब 1517 में ही रोट द 95 थीसिस। मार्टिन लूथर ने जो है 1517 में क्या लिखा, एक थीसिस लिखा, रोट द 95 थीसिस, ठीक है। तो इसने बहुत सारे थीसिस लिखा। इन थीसिस में इन्होंने क्या किया, इन पेपर्स ने मार्टिन लूथर ने जो रोमन कैथोलिक चर्च है उनकी प्रैक्टिस, उनका जो काम करने का तरीक़ा है और उनका जो रिचुअल्स है, मतलब उनका जो रस्म और रिवाज हैं, उन सारे चीज़ों को क्रिटिसाइज़ किया। क्योंकि और इसने अपने इन सारे लिखने वाले जो किताबें हैं, जो अखबार हैं, मार्टिन लूथर ने इन सारे किताबों और अखबारों में, सारे पेपर्स में क्रिटिसाइज़ किया, नुक्ताचीनी किया सारे रोमन कैथोलिक चर्च के जो बड़े बड़े मजहबी लोग हैं। क्योंकि ये लोग जो है इनका जो काम करने का तरीक़ा था, जो इनका जो अप्रोच था, वो कॉमन पीपल्स के लिए अच्छा नहीं था। तो इसीलिए मार्टिन लूथर इनका असली चेहरा लोगों के सामने लाना चाहता था। अगर वो मुंह से कहता कि ये जो रोमन कैथोलिक चर्च वाले हैं वो तुम लोगों के लिए नुकसानदा है, वो तुम लोगों का दुश्मन है, अगर मार्टिन लूथर मुंह से कहेंगे तो कितनों को कहेंगे। तो इसीलिए मार्टिन लूथर और इन जैसे दूसरे शख्सियात ने यह सोचा कि यूरोप में और पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे भी रोमन कैथोलिक चर्च जो जुल्म करने की कोशिश करता है, प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक का जो प्रोटेस्टेंट्स के ऊपर जो जुल्म करने की कोशिश करता है या दूसरे क्रिश्चियंस के ऊपर, तो इनका असली चेहरा लोगों के सामने रखने के लिए हम इनको किताबों के ज़रिए या अखबारों के ज़रिए या दूसरे पेपर्स के ज़रिए पहुँचाएँगे। तो ये सारी चीज़ें पहुँचाने के लिए क्या किया, मार्टिन लूथर ने किताब लिखने का जो सिलसिला था, प्रिंट करने का जो सिलसिला था, उसको काफ़ी इनकरेज किया और उसका फेवर किया ताकि वो लोगों के सामने सच्चाई वाले बात को रख सकते हैं। इसने एक ट्रांसलेशन किया, न्यू टेस्टामेंट वाज आल्सो एक्सेप्टेड। इसका जो एक नया ट्रांसलेशन, जो ये ख़ुद जो अलग अलग ज़बानों में किताबें लिखते थे, अखबार पे, टीवी पे, रेडियो पे या कहीं और प्रिंट मीडियाज़ पे, ठीक है, ख़ास तौर पर जर्नल, मैगज़ीन्स वग़ैरह में मार्टिन लूथर काफ़ी क्रिटिसिज्म करते थे कि रोमन कैथोलिक चर्च और बाकी जो समाज के बड़े बड़े रिच पीपल्स होते हैं जो गरीबों के ऊपर जुल्म करते हैं, मजहबी तौर पर, समाजी तौर पर, सियासी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर। इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए मार्टिन लूथर जो है किताबों को जो है लिखना उसने शुरू किया और उसके बाद उसने मतलब काफ़ी कॉपी किया, ठीक है, मतलब उसको फ़ोटो स्टेट करके बहुत सारे किताबें बनाए प्रिंट करके, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जब मार्टिन लूथर की किताब पढ़ने लगे तो वह सस्ते दामों में बिक गए और वर्किंग क्लासेस को, इवन कि एक गरीब इंसान को भी जिसके पास कुछ भी पैसा नहीं था वो भी सस्ते दामों में 50-100 रुपये तक का किताब ख़रीद सकता था। और मार्टिन लूथर और उस जैसे दूसरे शख्सियतों का किताब पढ़कर एक कॉमन पीपल, एक गरीब लोगों को उस टाइम के यूरोप के रोमन कैथोलिक चर्च वाले जो मजहबी बड़े बड़े जो लोग थे, जो ख़ुद को बड़ा समझते थे और गरीबों पे जुल्म करते थे और वर्कर्स पे और लेबर्स पे, तो इनकी असली जो चेहरा है वो गरीबों के सामने आ जाता था। क्योंकि और हर ज़बान में मार्टिन लूथर का किताब जो है वो ट्रांसलेशन था। तो इसीलिए मार्टिन लूथर जो है प्रिंट सिस्टम के फेवर में है और ये प्रिंट सिस्टम की तारीफ़ इसलिए कर रहे थे ताकि वो अपने दिल की बात और वर्कर्स की, लेबर्स की और कॉमन पीपल की दिल की बात सब तक पहुंचाए किताबों के ज़रिए,
अखबारों के ज़रिए। और रोमन कैथोलिक चर्च का जो रिचुअल्स था, जो प्रैक्टिस था, उनके ख़िलाफ़ मार्टिन लूथर ने बताया, क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च वालों ने काफ़ी बहुत ज़्यादा जुल्म किया था उस टाइम के समाज में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि मतलब पहले का थर्ड पार्ट, सी पार्ट, द रोमन कैथोलिक चर्च बिगेन कीपिंग एन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स फ्रॉम द मिड 16th सेंचुरी। ठीक है, तो अभी ये एक सीक्वेंस की तरह है। अगर आप क्वेश्चन बी पार्ट समझेंगे तो आप सी पार्ट भी समझेंगे। बी पार्ट में मैंने बताया कि मार्टिन लूथर और उनके जैसे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो रोमन कैथोलिक चर्च को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च के लोग जो है वो कॉमन पीपल्स के ख़िलाफ़ काम करते थे। मजहबी तौर पर, सियासी तौर पर, समाजी तौर पर वो गरीबों और कॉमन पीपल्स के ख़िलाफ़ था। वो काफ़ी अपना जो रिच क्लासेस है वो मेंटेन रखना चाहता था। तो आपने जब बी पार्ट समझा, बी पार्ट में मैंने क्या बताया, मार्टिन लूथर ने इसलिए क्रिटिसाइज़ किया क्योंकि उनका काम करने का तरीका मार्टिन लूथर और कॉमन पीपल्स को पसंद नहीं था। तो सी पार्ट में कहता है कि जब रोमन कैथोलिक चर्च वालों को ये पता चला कि मार्टिन लूथर जैसे लोगों ने क्या किया, हमारे ख़िलाफ़ किताबें लिखना, अखबार लिखना, मैगज़ीन्स और जर्नल्स लिखना शुरू किया है और प्रिंट करके बहुत सारे लोगों के हाथ में आया है, और इसकी वजह से हमारा असली चेहरा सबके सामने नज़र आएगा। जब रोमन कैथोलिक चर्च को ये डर महसूस होने लगा कि अगर हम ऐसे फ्री छोड़ेंगे तो मार्टिन लूथर जैसे बहुत सारे लोग आएंगे और हमारे ख़िलाफ़ कुछ भी छाप देंगे, कुछ भी वो बक देंगे। तो इसीलिए सी पार्ट में कहता है कि रोमन कैथोलिक चर्च वालों ने अब किताबों पे, अखबारों पे, मार्केट में जाकर उन पब्लिशर्स पे, उन दुकानदारों पे, उन होल सेलर्स पे इंडेक्स लगाया। एक इंडेक्स मतलब निशान। ठीक है, जिस किताब में, जिस मैगज़ीन में, जिस अखबार में रोमन कैथोलिक चर्च के ख़िलाफ़ कुछ भी लिखा है, गाली दिया है, कुछ भी लिखा है, क्रिटिसाइज़ किया है, ठीक है, तो मार्टिन लूथर जैसे लोगों ने जो भी किताब लिखा है या किसी और पीपल्स ने, तो रोमन कैथोलिक चर्च ने ये डिसाइड किया है कि आज के बाद जिस बुक सेलर पे, जिस दुकानदार पे जो भी लिखा होगा, हम उन सब पे प्रोहिबिशन लगा देंगे, बैन लगा देंगे। ठीक है, ये किताब बेचना मना है, ये किताब पढ़ना मना है, ये किताब नहीं ख़रीद सकता है। तो रोमन कैथोलिक चर्च वालों ने सारे किताबों पे और कुछ कुछ किताबों पे या उन पे निशान क्यों लगा दिया, या उन किताबों को पढ़ने से या उन अखबारों को पढ़ने से रोमन कैथोलिक चर्च ने लोगों को क्यों रोका? क्योंकि इसका आंसर मैंने ऊपर बताया, क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च का जो असली चेहरा था, जो लोगों पे जुल्म करता था, वो मार्टिन लूथर जैसे शख्सियात ने आउट करके पेपर्स और बुक में फैला दिया। तो इसीलिए रोमन कैथोलिक चर्च वालों को ये डर था कि कहीं इसकी वजह से इनका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा और इनका कुर्सी जो है इनके हाथ से चला जाएगा। तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया, मार्केट में जाकर बहुत सारे किताबों पे बैन लगाना शुरू किया। तो सी पार्ट कहता है कि रोमन कैथोलिक चर्च बिगेन कीपिंग एन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स फ्रॉम द मिड 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी के मिडल के बाद रोमन कैथोलिक चर्च ने किताबों के ऊपर इंडेक्स कहते हैं निशान को, प्रोहिबिटेड मतलब मना करना, इस किताब को पढ़ना मना है, इस अखबार को पढ़ना मना है, इस मैगज़ीन को पढ़ना मना है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे निशान लगा दिया और बहुत सारे पब्लिशर्स और बुक सेलर्स को बंद कर दिया, ताकि उनका जो असली चेहरा है वो किताबों के ज़रिए लोगों तक न पहुँचे। ठीक है, तो आंसर क्या कहता है इसका, रोमन कैथोलिक चर्च बिगेन कीपिंग एन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स फ्रॉम द मिड 16th सेंचुरी बिकॉज मिड 16th सेंचुरी के बाद रोमन कैथोलिक चर्च वालों ने किताबों के ऊपर इंडेक्स निशान लगा दिया, जिस निशान के ज़रिए किताबों को पढ़ना मना किया था। ठीक है, तो वो क्यों लगा दिया, क्योंकि इट इज़ अथॉरिटी वाज बीइंग पुट इन डेंजर बाय द सेवरल इंडिविजुअल एंड डिस्टिंक्टिव रीडिंग्स एंड क्वेश्चनिंग्स ऑफ फेथ prompted by the easily accessible popular religious literature to supplement its inquisition and repression of heretical ideas। ठीक है, रोमन कैथोलिक चर्च वाले जो लोग था इन्होंने इसलिए मार्टिन लूथर जैसे लोगों का लिखने वाले जो किताब था या मैगज़ीन था, अखबार था, उन पे बैन इसलिए लगा दिया, मार्केट में बेच नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, इसलिए क्योंकि इन किताबों के ज़रिए इन रोमन कैथोलिक चर्च वालों का जो असली चेहरा है वो लोगों के सामने आ रहा था। ये कितना जुल्म करते हैं, ये कितना लोगों को लूटते हैं, ये सारी चीज़ें जो है रोमन कैथोलिक चर्च वालों का जो चेहरा जो है वो जब पब्लिक ये सारे किताबें, ये सारे अखबार, मैगज़ीन्स पढ़ेंगे तो इनका असली चेहरा जो है लोगों के सामने आ जाएगा।
तो इसीलिए रोमन कैथोलिक चर्च वालों ने ये सोचा कि इससे पहले कि हमारा असली चेहरा लोगों के सामने आ जाए, हम क्या करते हैं, सारे किताबें जिस किताबों में हमारे ऊपर क्रिटिसाइज़ किया है उन सारे किताबों को हम पढ़ने से रोकता है, सब पे बैन लगा देता है। जो बुक सेलर ये किताबें बेचेंगे, जो होल सेलर ये किताबें बेचेंगे, उन सारे चीज़ों के ऊपर इन्होंने बैन लगाना शुरू किया। तो क्योंकि इनको लग रहा था कि हमारा जो अथॉरिटी है, रोमन कैथोलिक चर्च वालों को लगता था कि हमारा जो अथॉरिटी है वो डेंजर में पड़ा हुआ है। अगर लोगों को हमारे सच्चाई के बारे में पता चलेंगे तो हमारे अथॉरिटी, हमारा जो ताकत है, जो हमारा इज़्ज़त है, जो हमारा डिक्टेटोरियल रूल है, जो ज़ालिम राज हैं, अगर लोगों को पता चलेगा कि हमने लोगों को कितना धोखे में रखा है, लोगों के ऊपर हमने मजहबी तौर पर, समाजी तौर पर, सियासी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर कितना जुल्म किया है, तो हमारा अथॉरिटी जो है, हमारा कुर्सी जो है वो ख़तरे में पड़ जाएंगे। इससे पहले कि हम क्या करेंगे, लोगों को इन किताबों को पढ़ने से रोकेंगे। ठीक है, तो अपने इंक्विजिशन, अपने तलाश और अपने जालिमाना, काफिराना, गंदे सोच को, गंदे आइडियाज़ को लोगों के ऊपर चलाने के लिए रोमन कैथोलिक चर्च वालों ने क्या किया, जो जिन जिन किताबों पे मार्टिन लूथर और दूसरे शख्सियात ने जो भी लिखा था उन सारे किताबों को पढ़ने से मना किया। तो इसकी वजह से इनका असली चेहरा लोगों के सामने फिर से आने से रुक गया। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि द रोमन कैथोलिक चर्च एक्सरसाइज्ड स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स। ये आपको समझ में आएगा, इसी पे सेकंड लास्ट पे लिखा है कि द रोमन कैथोलिक चर्च, जो रोमन कैथोलिक चर्च वाला था, इन्होंने क्या किया, स्ट्रिक्ट कंट्रोल किया पब्लिशर और बुक सेलर के ऊपर। भाई तुम जहाँ पे जो पब्लिशर था, जो किताबें बनाने वाला या किताबें बेचने वाला था, जिस किताब में हमारे ख़िलाफ़ कुछ भी बका हो, कुछ भी बोला हो, उस किताब को तुम लोग बेचोगे नहीं, बैन है। ठीक है, तो वो दुकानदारों को धमकी देता है, दुकानदारों को रोकता है कि इन किताबों को नहीं बेचेंगे क्योंकि इसमें हमारे ख़िलाफ़ बताया है। ठीक है, एंड आल्सो बिगेन टू कीप एन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स फ्राम 1558। 1558 के बाद किताबों पे वो निशान लगाना शुरू करता है कि इन किताबों को पढ़ना मना है। तो डी पार्ट कहता है कि जी पार्ट में क्या पूछता है, गांधी सेट द फाइट फॉर स्वराज इज़ फाइट फॉर लिबर्टी ऑफ स्पीच, लिबर्टी ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। गांधी जी कहता है कि मेरे नज़र में, गांधी जी कहता है कि मेरी नज़र में आज़ादी का मतलब, ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि तुम एक जेल में होते, जेल से तुम्हें छोड़ देते हैं, स्वराज हो गया कंप्लीट इंडिपेंडेंस। गांधी जी कहते हैं कि मेरी नज़र में पूर्ण स्वराज या मतलब इंडिपेंडेंस, आज़ादी का मतलब ये है कि फ़ाइट फॉर लिबर्टी ऑफ स्पीच, आपको बोलने का हक़ जब मिलेगा तब आपके पास आज़ादी है। लिबर्टी ऑफ प्रेस, आपको लिखने का हक़ जो मिलेगा। तो यहाँ पे मार्टिन लूथर जैसे लोग जो ज़ालिम के ख़िलाफ़ लिखते थे, तो उस बेचारों को लिखने से मना किया, बुक सेलर्स को रोक दिया, किताबों को पढ़ने से रोक दिया, बेचने से रोक दिया। क्यों? क्योंकि इनमें रोमन कैथोलिक चर्च के ख़िलाफ़ लिखा था। ठीक है, तो गांधी जी भी ये कहता है कि मेरी नज़र में आज़ादी का मतलब सिर्फ जेल से छूटना नहीं है, बल्कि आज़ादी का मतलब ये है कि आपको लिबर्टी ऑफ स्पीच मिलना चाहिए, मीन्स बोलने का हक़ होना चाहिए जिस देश में आप रहते हैं। आपको लिबर्टी ऑफ प्रेस होना चाहिए, आपको अखबार में, टीवी पे, रेडियो पे, किताब में लिखने का हक़ होना चाहिए। एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, आपको एसोसिएशन, ग्रुप बनाने का हक़ होना चाहिए। तो गांधी जी ने ये क्यों कहा? डी पार्ट, गांधी जी सेड द फाइट फॉर स्वराज इज़ द फाइट फॉर लिबर्टी ऑफ स्पीच, लिबर्टी ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, गांधी जी ने बताया कि आज़ादी का मतलब मेरी नज़र में आपको जब लिबर्टी ऑफ स्पीच मिलता है, मतलब आपको बोलने का आज़ादी मिलता है। गांधी जी फिर से कहते हैं कि मेरी नज़र में आज़ादी का मतलब आपको जब लिखने का आज़ादी मिलता है, आपको मीडिया में बोलने का आज़ादी मिलता है, आपको जब किताबों में लिखने का आज़ादी मिलता है, जो भी आपके ख़िलाफ़ जुल्म करते हैं, और आपको जब एसोसिएशन, ग्रुप बनाने का, यूनियंस बनाने का, कम्युनिटीज़ बनाने का जब आज़ादी मिलता है, तो तब जाके आप आज़ाद हो, नहीं तो आप आज़ाद नहीं हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे एक जेल से बाहर निकाल देता है और मैं, जेल वाला कहता है कि भाई तुम आज़ाद हो, तो गांधी जी कहता है कि अगर तुम्हें लिखने का आज़ादी नहीं है, तुम्हें जेल से तो छोड़ दिया, ठीक है, अगर तुम्हें पढ़ने का आज़ादी नहीं है, अगर तुम्हें मीडिया का आज़ादी नहीं है, अगर तुम जो गलत करता है, सरकार गलत करता है, उस सरकार के ख़िलाफ़ तुम्हें बोलने का आज़ादी नहीं है, तो तुम्हारा आज़ादी नहीं है। आज़ादी में सब कुछ होना चाहिए, हियरिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग।
बिकॉज ही कंसिडरेड दिस टू बी पावरफुल मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड कल्टिवेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, क्योंकि गांधी जी कहता था कि तुम सिर्फ आज़ाद हो इतना काफ़ी नहीं है, तुम्हारी ज़बान आज़ाद होनी चाहिए। तो जो तुम्हारे ख़िलाफ़ जुल्म करता है, चाहे वह सरकार हो या कुछ और हो, तो उसके ख़िलाफ़ बोलने के लिए तुम्हारी ज़बान आज़ाद होनी चाहिए। और जब तुम्हारी ज़बान आज़ाद होगा, जब तुम्हारा कलम हाथ से कुछ लिख सकता है जो जुल्म तुम्हारे ऊपर हो रहा है, ठीक है, जब तुम कम्युनिटीज़, यूनियंस और एसोसिएशंस या सिविल सोसाइटीज़ बना सकता है, तब जाके तुम आज़ाद हो, नहीं तो तुम आज़ाद नहीं है। ये गांधी जी कहता है। अगर तुम लिखोगे, तुम्हें लिखने का आज़ादी है, अगर तुम कहोगे किसी प्रेस पे, तो तब जाके तुम्हें और तुम्हारा जो ओपिनियन है, जो व्यूज़ हैं, वो लोगों के सामने आ जाएगा। जब तुम्हें बोलने नहीं देंगे, जब तुम्हें लिखने नहीं देंगे सरकार के ख़िलाफ़ या किसी ज़ालिम हुक्मरान के ख़िलाफ़, तो तुम्हारा आज़ादी का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब गांधी जी इसलिए कहता है कि उस टाइम पे हिंदुस्तान में लोगों को बोलना और लोगों का बात जो है वो सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन ब्रिटिश लोगों की बात को दबाता था। The denial of this freedom was not compatible with the idea of self-rule and independence. Hence, the fight for this freedom, according to him, was intrinsically a fight for स्वराज और सेल्फ रूल। गांधी जी कहता था कि अगर हमें सेल्फ रूल करना है, अगर हमें खुद जो है आज़ाद, खुद मुख्तार बनना है, या अगर हमें आज़ाद बनना है, इंडिपेंडेंस बनना है, तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ खुद को आज़ाद करने के लिए नहीं लड़ना है। हमें चाहे ब्रिटिश के ख़िलाफ़ लड़े या किसी और जालिम बादशाह के ख़िलाफ़ लड़े, हमें क्या करना है? गांधी जी कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए लड़ना है, आपको बोलने का हक़ मिलना चाहिए। लिबर्टी ऑफ प्रेस, आपको मीडिया का हक़ मिलना चाहिए। या फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, आपको इन तीनों के लिए लड़ना चाहिए। जब आपको ये तीनों मिल जाते हैं तो इंट्रेंसिकली मीन्स दरअसल में आपको आज़ादी मिल गया। जब आपको बोलने का हक़ हो, जब आपको लिखने का हक़ हो, जब आपको कमेटीज़ बनाने का हक़ है, जब आप किसी ज़ालिम के ख़िलाफ़ बोल सकते हैं, जब आप सरकार कोई गलत काम करेंगे आप सरकार के ख़िलाफ़ बोल सकते हैं, तो गांधी जी के नज़र में उस टाइम पे आप आज़ाद हो, नहीं तो आप आज़ाद नहीं हैं। ठीक है, तो इसीलिए गांधी जी जो है यहाँ पे सेल्फ रूल इस चीज़ को कहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो है पार्ट्स था। तो इसी चैप्टर को हम अभी आगे तक ले जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इसी चैप्टर का टेक्सचुअल क्वेश्चन का हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर